कोरोना वायरस बीमारी की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई थी, जहां इसे पहली बार दिसंबर 2019 में चीनी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट किया गया था। बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गई और कुछ ही महीनों में वैश्विक महामारी बन गई। कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 के कारण होने वाली बीमारी ने अब तक लगभग 15 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित किया है और इससे 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोविड का पहला मामला जनवरी 2020 में दर्ज किया गया था। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा निर्देशों की राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की गई और बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 24 मार्च 2020 एनडीए सरकार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। महामारी के साथ हमारी जंग अभी चल ही रही थी कि लगभग एक साल बाद फिर से भारत में कोविड-19 वायरस की दूसरी घातक लहर ने दस्तक दे दी। वो भी ऐसे समय में जब इसके मामले और प्रतिबंध धीरे धीरे कम हो रहे थे। अप्रैल 2021 में इस दूसरी खतरनाक लहर ने स्थापना करना, ये सभी उपाय कोविड के मामलों को कम करने में मददगार साबित हो रहे हैं। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम जीवन का आधार माने जाने वाली ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि घातक कोविड से संक्रमित होने पर श्वसन प्रणाली को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। गैजेट्स के उपयोग से हम अपने घरों में अपने शरीर के ऑक्सीजन स्तर की निगरानी कैसे कर सकते हैं और भारत तेजी से अगले 90 दिनों में 500 ऑक्सीजन पैदा करने वाले संयंत्र किस प्रकार स्थापित कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी क्यों है, इस परिप्रेक्ष्य को समझना भी महत्वपूर्ण है। 2021 में कोविड महामारी के आने से पहले भारत में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग लगभग 1000 टन प्रतिदिन थी। पहली कोविड लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग 3 गुना बढ़कर 3000 मैट्रिक टन हो गई। हमने उत्पादन बढ़ाकर बिना किसी समस्या के इस मांग को पूरा कर लिया था। लेकिन फिर अप्रैल 2021 में
दूसरे कोविड लहर ने देश में दस्तक दी और कुछ ही दिनों में ऑक्सीजन की मांग कोविड की पहली लहर वाले दिनों के मुकाबले 9 गुना बढ़कर 9,200 टन प्रतिदिन हो गई। एक देश के रूप में हमारी भारी लॉजिस्टिक चुनौतियों पर काबू पाकर 1 महीने के भीतर उच्च शुद्धता वाली औद्योगिक ऑक्सीजन को परिवर्तित करके इस असंभव मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये रोग फेफड़ों के कामकाज को प्रभावित करता है। वायरस से निमोनिया और हाइपोक्सीमिया हो जाता है। हाइपोक्सीमिया रक्त में ऑक्सीजन की कमी से होता है। इस रोग के सामान्य लक्षणों में से एक है शरीर में ऑक्सीजन की गिरावट और सांस लेने में तकलीफ। फेफड़े मानव शरीर का प्राथमिक श्वसन अंग है, जहां गैस आती जाती है या श्वसन होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हवा के जरिए ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड चयापचय से बनी अपशिष्ट गैस रक्त से बाहर निकलती है। जब फेफड़े के ऊतक वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनमें द्रव भर जाता है, जो खतरनाक रूप से उनके कामकाज को प्रभावित करता है। संक्रमित और क्षतिग्रस्त फेफड़े कुदरत से मिलने वाली ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में भेजने में कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे में यदि पर्याप्त ऑक्सीजन शरीर की विभिन्न अंग प्रणालियों तक नहीं पहुंचती है तो इससे अंग काम करना बंद कर देते हैं और इससे मृत्यु तक हो सकती है। इस तरह किसी कोविड-19 रोगी के अस्पताल में भर्ती होने की मुख्य वजह बाहरी स्रोत से पूरक ऑक्सीजन हासिल करना है, जिससे फेफड़ों और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार दी गई ऑक्सीजन हाइपोक्सीमिया से राहत देती है, जो संक्रमण को खत्म करने और फेफड़ों को ठीक करने में ज्यादा समय देती है। ऑक्सीजन इस रोग में जब मध्यम से गंभीर स्थिति आती है तो ऑक्सीजन उपचार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत बन जाती है। जब रोग हल्का हो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ये ऊर्जा बनाने में मदद करती है, जिससे हमारा शरीर जैविक प्रक्रियाएं कर पाता है। ऑक्सीजन की खोज ब्रिटिश पादरी जोसेफ प्रेस्ली ने 1774 में मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ऊष्मीय अपघटन द्वारा की थी, जिससे एक गैस निकलती है जिसे उन्होंने डिफ्लॉजिस्टिकेटेड एयर नाम दिया था, जिसके निष्कर्ष 1775 में प्रकाशित हुए थे। बाद में इस गैस की पहचान एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोन लेवोजियर द्वारा की गई थी, जिसे उन्होंने ऑक्सीजन का नाम दिया। इसकी खोज के समय से ही इंसान और पशुओं के जीवन को बचाने में इसकी भूमिका जग जाहिर थी। इसलिए 1800 की शुरुआत से ही ऑक्सीजन को चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाने लगा। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के अणु हमारे फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और फेफड़ों की दीवारों यानी एल्वियोलाई से होते हुए रक्त में जाते हैं। रक्त इन ऑक्सीजन के अणुओं को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाएं हमारे द्वारा किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कोशिका शर्करा को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है। जब ग्लूकोज अणु के रासायनिक बंधन टूट जाते हैं तो ऊर्जा पैदा होती है। कोशिका उस ऊर्जा को एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक एक विशेष अणु के रासायनिक बंधों से संग्रहित करने में सक्षम होती है। एटीपी में संग्रहित इस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए करती है। जब कोविड संक्रमण शुरू होता है तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? एक औसत वयस्क प्रति मिनट लगभग 5 से 8 लीटर हवा सांस से लेता है। उसमें 20% यानी लगभग 1 लीटर ऑक्सीजन है और जब सांस छोड़ी जाती है तो इस 20% ऑक्सीजन में से लगभग 15% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इस तरह हमारे शरीर द्वारा ऑक्सीजन का शुद्ध उपभोग है 5%। इस आधार पर एक औसत व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन का उपभोग करता है। लेकिन अगर कोई कोविड या अन्य श्वसन संबंधी जटिलता से संक्रमित है तो ये आवश्यकता 24 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। रक्त को पर्याप्त रूप से संतृप्त रखने के लिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
जब ऑक्सीजन संतृप्ति धमनियों में ऑक्सीजन का दबाव किसी समय जैसे नींद, कोई काम करने, बीमारी या ज्यादा ऊंचाई पर 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नीचे गिर जाता है तो पूरक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस ऑक्सीजन संतृप्ति को ब्लड ऑक्सीजन लेवल द्वारा मापा जाता है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल क्या है और इसे कैसे मापा जाता है? ब्लड ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन संतृप्ति SpO2 शरीर की धमनियों के माध्यम से परिसंचारी रक्त में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को दर्शाती है। शरीर को कुशलता से काम करने के लिए रक्त में ऑक्सीजन के एक निश्चित स्तर की आवश्यकता होती है। यदि रक्त में ऑक्सीजन के स्तर में असंतुलन होता है तो ये फेफड़ों के कामकाज में गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। हमारे रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा को आमतौर पर विशेष तरीकों का उपयोग करके मापा जाता है। ऐसा ही एक आसान और लोकप्रिय तरीका है ऑक्सीमेट्री। इस विधि में पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। कुछ समय पहले तक इनका उपयोग ज्यादातर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में किया जाता था। आज ये हमारे घरों में भी आम हो गए हैं। बहुत से लोगों के मन में इसकी कार्य प्रणाली को लेकर जिज्ञासा है। पल्स ऑक्सीमीटर प्रकाश संवेदकों के उपयोग से ये रिकॉर्ड करते हैं कि रक्त कितना ऑक्सीजन वहन कर रहा है और कितना नहीं। ऑक्सीजन संतृप्त हीमोग्लोबिन में गैर ऑक्सीजन संतृप्त हीमोग्लोबिन के मुकाबले आंखों में हल्की लालिमा होती है और सुनिश्चित करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर के अत्यधिक संवेदनशील सेंसर रक्त में 1 मिनट में होने वाली भिन्नता का पता लगाकर उसे पढ़ने लायक अनुवाद करता है। आमतौर पर रक्त की ऑक्सीजन संतृप्ति लगभग 96% से 100% होती है। जब रक्त में ऑक्सीजन का स्तर 95% के न्यूनतम संतृप्ति स्तर के नीचे चला जाता है तो शरीर में सांस की तकलीफ, सिर दर्द, बेचैनी, चक्कर आना, सांस फूलना, सीने में दर्द आदि जैसे लक्षणों का अनुभव होने लगता है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने से शरीर के ऊतकों और अंगों में गंभीर जटिलताएं पैदा होती हैं। कोविड-19 महामारी की इस दूसरी लहर में वायरस मुख्य रूप से व्यक्तियों के श्वसन पथ में प्रवेश करके फेफड़ों को संक्रमित कर रहा है, जिससे ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और निमोनिया होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 से पीड़ित हर 5 में से 1 व्यक्ति को अपने रक्त में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब कोविड-19 फेफड़ों पर असर डालकर शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है, ऐसे में रोगियों को तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। गंभीर मामलों में शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को सक्रिय रखने के लिए रोगी को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन संक्रमित रोगियों के लिए जीवन रक्षक उपचार के रूप में कार्य करती है। मध्यम कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों में लगभग 5 से 6 लीटर प्रति मिनट में ऑक्सीजन प्रवाह के साथ नेसल कैन्युला के उपयोग से चिकित्सकीय ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। गंभीर कोविड-19 जटिलताओं वाले रोगियों के लिए एक नॉन रीब्रीदर मास्क के उपयोग से ऑक्सीजन वितरण को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से लगभग 10 से 15 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन प्रवाह की आवश्यकता होती है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उपयोग अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खास तौर पर श्वसन प्रणाली से संबंधित बीमारियों के इलाज में होता है। मेडिकल ऑक्सीजन शब्द का अर्थ है ऑक्सीजन की उच्च शुद्धता, जिसे मानव शरीर में उपयोग के लिए विकसित किया जाता है। एक अन्य प्रकार की ऑक्सीजन औद्योगिक ऑक्सीजन गैस भी होती है। इस तरह की ऑक्सीजन का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनों जैसे कि ज्वलन ऑक्सीकरण, काटने और रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। औद्योगिक ऑक्सीजन का शुद्धता स्तर इंसानों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें गंदे उपकरण या औद्योगिक भंडारण से अशुद्धियां हो सकती है, जो लोगों को बीमार कर सकती है। Because when we talk about medical oxygen, we use it in 2 ways. मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम 2 तरह से करते हैं। ज्यादातर लोग जो आईसीयू में होते हैं उनके पास एक छोटे प्रकार का फेस मास्क होता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है।
ये सामान्य है, लेकिन जब बात वेंटिलेटर की होती है, उसमें रोगी को एक ट्यूब लगाई जाती है जो फेफड़ों के अंदर तक जाती है और उससे फेफड़ों में ऑक्सीजन पंप होती है। अगर उदाहरण के लिए इसमें धूल हो या इसमें बैक्टीरिया हो तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। उदाहरण के लिए आपको इन्हें खत्म करना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि सभी प्रकार की धूल और बैक्टीरिया को हटाना पड़ेगा। इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी सांस लेने पर नमी का एहसास होता है, और अगर ऑक्सीजन को किसी कंटेनर में रखेंगे तो नमी के कारण उसमें बैक्टीरिया बढ़ेगा। लेकिन जब नमी की आपूर्ति होती है तो इसमें हैलोजन नहीं होना चाहिए और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कार्बन गैसेस भी नहीं होनी चाहिए। It should not contain halogens. It should not contain gas like carbon monoxide. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कैसे बनती है? मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन अत्यधिक संकेंद्रित और इसे कई तरीकों से बनाया जा सकता है। इसका एक तरीका औद्योगिक चेम्बर्स में क्रायोजेनिक आसवन प्रक्रिया से हवा को द्रवित करके बनाना है। इस विधि में वायु पृथक्करण संयंत्रों में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, जहां हवा को ठंडा किया जाता है और ऑक्सीजन को उसके कथानक के आधार पर डिस्टिल्ड किया जाता है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। हवा में से कणों को हटाने के लिए इसे फिल्टर किया जाता है। अवशोषण विधि द्वारा नमी और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है। हवा को संपीड़ित किया जाता है और इसकी गर्मी को साधारण शीतलन प्रक्रियाओं द्वारा हटा दिया जाता है। संपीड़ित और ठंडी हवा को एक चेम्बर में बनी कॉइल से गुजारा जाता है। संपीड़ित हवा के लगभग 200 वायुमंडल के दबाव वाले एक हिस्से को कॉइल को ठंडा करते हुए चेम्बर में विस्तृत होने दिया जाता है। विस्तारित गैस को बाद में कई विस्तार और संपीड़न चरणों के साथ कंप्रेसर में वापस भेज दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर संपीड़ित हवा का द्रवीकरण होता है। मल्टीपल फ्रैक्शनेशन से ज्यादातर औद्योगिक प्रयोग के लिए पर्याप्त शुद्ध 99.5% उत्पादन होता है। ऑक्सीजन इकट्ठा होने के बाद इसका निरीक्षण किया जाता है और विभिन्न ग्रेड्स में पैक किया जाता है। फिर इन ग्रेड्स को वेल्डिंग ऑक्सीजन, एविएशन ब्रीदिंग ऑक्सीजन, रिसर्च ग्रेड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी कई श्रेणियों में बांटा जाता है। ऑक्सीजन को एक मशीन द्वारा भी हवा से ही उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कहते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक सेल्फ कंटेन्ड विद्युत चलित चिकित्सकीय उपकरण है, जिससे वातावरणीय वायु से ऑक्सीजन को सांद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में कोविड के मामलों में तेज और अचानक होने वाली वृद्धि और देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी मांग होने से भारत सरकार के लिए युद्ध स्तर पर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का अतिरिक्त उत्पादन करना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि चिकित्सकीय देखरेख वाले गंभीर कोविड-19 रोगियों के प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति बेहद जरूरी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के सरकार के निर्देश के साथ DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसकी अनुसंधान प्रयोगशाला DEBEL यानी रक्षा जैव प्रौद्योगिकी और विद्युत चिकित्सकीय प्रयोगशाला ने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तकनीक स्थापित करने का काम शुरू किया है। इस तकनीक को इससे पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन उत्पादन के लिए विकसित किया गया था। सरकार ने दिल्ली और NCR में इन ऑक्सीजन संयंत्रों में से 5 को तुरंत स्थापित करने का निर्णय लिया और जिन अस्पतालों में ज्यादा रोगी थे उन्हें इनकी स्थापना के लिए चुना गया था। इनमें एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और हरियाणा में एम्स झज्जर शामिल है। हमारी टीम ने एम्स दिल्ली में इनमें से बने पहले ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया। ये ऑक्सीजन प्लांट 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के लिए बनाया गया है। ये प्रणाली 5 लीटर प्रति मिनट की प्रवाह दर से 190 रोगियों के लिए है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर चार्ज करती है। एम्स और अन्य स्थानों पर इसे तेजी से स्थापित करना इसलिए संभव हुआ क्योंकि DRDO ने पहले ही इस तकनीक का परीक्षण कर लिया था, जिसके तहत उत्तर पूर्व और लेह लद्दाख के क्षेत्र में सेना के कुछ स्थानों पर ज्यादा ऊंचाई और दुर्गम दूर दराज के क्षेत्रों में इस तकनीक को स्थापित किया था।
इस संयंत्र की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट है। 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का अर्थ है कि अगर एक मरीज को औसतन 5 लीटर प्रति मिनट की आवश्यकता है तो उस स्थिति में लगभग 200 रोगियों का इलाज किया जा सकता है। अगर किसी मरीज की जरूरत उसके हिसाब से ज्यादा होगी तो संख्या भी कम या ज्यादा हो जाएगी। मरीज न होने की स्थिति में इसे सिलेंडर में भी भरा जा सकेगा। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तकनीक औसतन 93 ± 3% सांद्रता के साथ ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है, जिसे सीधे अस्पताल के बिस्तरों तक पहुंचाया जा सकता है या मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वायुमंडलीय हवा से सीधे ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए PSA यानी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन तकनीक और मॉलिक्यूलर सीव यानी जियोलाइट तकनीक का उपयोग करता है। संयंत्र ISO 1008, यूरोपीय, अमेरिकन और भारतीय फार्माकोपिशिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है, लेकिन पूरे भारत में इसका एक बड़ा प्रभाव पैदा करने और देश भर के ग्रामीण और शहरी अस्पतालों की चिकित्सकीय सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने PM केयर्स फंड के तहत DRDO को 3 महीने के भीतर 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का महत्वपूर्ण मिशन दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक कंप्रेसर है जो हवा को संपीड़ित करता है। वहाँ से हवा ड्रायर हवा के टैंक में जाती है। वहाँ से यह हवा 2 टैंकों में आती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जियोलाइट सीट्स हैं। जियोलाइट सीट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अवशेषों का निरीक्षण करती हैं और ऑक्सीजन टैंक में एकत्र की जाती है। इसलिए हमारे पास 2 टैंक हैं जो अवशोषण तकनीक में प्रेशर डालते हैं। तो जब एक टैंक से ऑक्सीजन लिया जाता है तो उसके बाद नाइट्रोजन को हटा दिया जाता है। उसी समय इस कार्य को दूसरा टैंक करता है। इससे लंबे समय तक और निरंतर संचालन हो सकता है। इनके प्रयोग से आप ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। इसे PSA यानी प्रेशरिंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसलिए इसे आमतौर पर PSA संयंत्र कहा जाता है। इन औद्योगिक क्षमता वाले ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण और इतने कम समय के भीतर इनकी स्थापना के लिए DRDO ने टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है। ये कंपनियां मिलकर देश के विभिन्न अस्पतालों के उत्पादन के लिए 380 संयंत्रों की स्थापना करेंगी। CSIR से संबंधित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के साथ काम करने वाले उद्योगों द्वारा 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले अन्य 120 संयंत्रों का भी उत्पादन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार DRDO PM केयर फंड से कुल 500 संयंत्र लगा रहा है। इन 500 में से 320 संयंत्र सीधे DRDO द्वारा लगाए जा रहे हैं। CSIR के अंतर्गत भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा स्थापित किए जाने वाले 120 संयंत्रों को 3 महीने में स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी हर महीने लगभग 1/3 संयंत्र चालू होंगे। 5 संयंत्र दिल्ली NCR में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को कल चालू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य शहरी, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बड़े अस्पतालों की बाहरी ऑक्सीजन आपूर्ति पर निर्भरता को तेजी से कम करना और उन्हें इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अगले 90 दिनों के भीतर इनमें से 500 ऑक्सीजन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए DRDO को दिया गया लक्ष्य ये भी सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि हो और हम एक तीसरी घातक कोविड की लहर से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। भारत सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर इस तरह की पहल पिछले कुछ हफ्तों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को उन्नत बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। इससे हमें दृढ़ संकेत मिले हैं कि अगले कुछ महीनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोविड वायरस को हराने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर चाहे वो दवाएं हो, उपचार की बेहतर नियमावली हो या फिर कोविड के टीकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उस स्तर तक पहुंचाना हो जहां अब से पहले उसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। और ये सब कुछ हमें एक आत्मनिर्भर भारत के लिए करना ही होगा।